हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है और आज हम 5 अक्टूबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डेली करंट अफेयर्स जिनके बारे में हम रोज़ चर्चा करते हैं, उसमें हम न्यूज़ में जो राष्ट्रीय मामले अर्थात नेशनल अफेयर्स रहे हैं या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय मामले रहे हैं समाचारों में, इसके साथ ही अगर कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ समाचारों में रहती है या फिर बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ समाचारों में रहती है, साथ ही कोई बुक्स ऐसी होती है या अवार्ड्स होते हैं जो कि चर्चा में रहते हैं, जो आपकी एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, तो हम उन सभी के बारे में इस डेली करंट अफेयर्स में चर्चा करते हैं। इसके साथ ही हम कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देखने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हम रोज़ एक छोटा सा नया टॉपिक लेते हैं जिसमें हम स्टैटिक फैक्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं ताकि करंट अफेयर्स के साथ साथ आपके स्टैटिक फैक्ट्स भी कवर होते रहें। तो ये जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है, ये आपके लिए एसएससी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, साथ ही डीपीसी, बैंकिंग, इस तरीके के जो दूसरे एग्ज़ाम होते हैं, और साथ ही अभी आरआरबी की वैकेंसीज निकली है, तो आरआरबी के लिए भी ये करंट अफेयर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आरआरबी में जीएस का जो पोर्शन है, जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो जनरल अवेयरनेस ही कवर करता है। तो इसलिए ये चीज़ें आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाती है और करंट अफेयर्स इन सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला सेक्शन है नेशनल अफेयर्स अर्थात राष्ट्रीय मामले। इसमें हम आज की सबसे पहली न्यूज़ देखेंगे जो अमेजॉन इंडिया से संबंधित है। अमेजॉन के बारे में आपको पता है कि ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इनसे आप सभी शॉपिंग करते हैं। इसने एक लॉन्च किया है फुलफिलमेंट सेंटर। ये फुलफिलमेंट सेंटर कहाँ लॉन्च हुआ है? तमिलनाडु में। तो सबसे पहले हम फुलफिलमेंट सेंटर का मतलब समझते हैं। तो ये जो फुलफिलमेंट सेंटर है, जिसे पूर्ति केंद्र कहा जाता है, ये कुछ इस तरीके का होता है। तो ये जो फुलफिलमेंट सेंटर है, यहाँ पर क्या किया जाता है कि एक तो ये स्टोरिंग के लिए यूज़ होता है कि जितने भी सामान है वहाँ उनको यहाँ पर स्टोर किया जा सकता है। ये बहुत बड़े बड़े होते हैं और इसके साथ ही एंड टू एंड डिलीवरी प्रोवाइड करनी होती है, तो उनके लिए इन सेंटर का उपयोग किया जाता है, जहाँ पर चीज़ों को एक जगह रखा जाता है और उनकी डिलीवरी पास के स्थानों पर आसानी से की जा सकती है। तो अमेजॉन ने हाल ही में तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा फुलफिलमेंट सेंटर लॉन्च किया है। ये इसलिए किया गया है ताकि इस क्षेत्र में विकास किया जा सके और साथ ही भारत की इकोनॉमी जो है अर्थात अर्थव्यवस्था जो है उसे बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि इस तरीके का जो फुलफिलमेंट सेंटर है ये काफ़ी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करेगा। अब इसको चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी, तो ये जॉब्स क्रिएट करेगा, जिससे तमिलनाडु के क्षेत्र में जो नेटवर्क है ई कॉमर्स का, उसके नेटवर्क को बेहतर करने के लिए, उसे बढ़ावा देने के लिए अमेजॉन के द्वारा ये कार्य किया गया है। क्योंकि इनका मानना है कि तमिलनाडु जो है वो एक बहुत ही अच्छा क्षेत्र है ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए, और वो राज्य में जो नेटवर्क है अपना उसे बढ़ाना चाहते हैं। इसके सोचते हुए इन्होंने फुलफिलमेंट सेंटर यहाँ पर लॉन्च किया है। और साथ ही आपको पता है कि अभी फेस्टिव सीज़न आ रहा है, अभी दिवाली आ रही है और ये इसके बाद में क्रिसमस आएगा, तो ये वो सीज़न है जब इन ई कॉमर्स वेबसाइट की काफ़ी ज़्यादा सेल होती है और इनके लिए इस तरीके के स्टोरेज सेंटर जो हैं उनकी आवश्यकता होती है। ये जो सेंटर तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है, इसको बोला जा रहा है कि इसकी फैसिलिटी लगभग 7 लाख क्यूबिक फीट है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। तो यहाँ पर कई तरीके के जो अप्लायंसेस होते हैं, मतलब जो उपकरण होते हैं, साथ ही जो फर्नीचर की कैटेगरीज होती है और जो दूसरे हज़ारों लाखों हाउसिंग रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, उनको स्टोर करने के लिए स्पेस अमेजॉन को मिल सकेगा। अगर हम यहाँ पर अमेजॉन की बात कर रहे हैं और इनके डिलीवरी सेंटर्स के लिए या फिर फुलफिलमेंट सेंटर की बात कर रहे हैं, तो अमेजॉन के द्वारा एक और इनिशिएटिव चलाया गया था, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये प्रोग्राम था आई हैव स्पेस प्रोग्राम। तो इसके अंदर क्या होता है, आई हैव स्पेस प्रोग्राम जो है उसमें अमेजॉन पार्टनरशिप करता है लोकल स्टोर्स के ओनर जो होते हैं उनसे, और ये जो लोकल स्टोर के ओनर होते हैं उनसे पार्टनरशिप करके अमेजॉन ये सुनिश्चित करता है कि वो जो लोकल स्टोर है उसके 2-4 किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ पर पिकअप की और डिलीवरी की सर्विस प्रोवाइड की जा सके। मतलब अब मान लीजिए कि अमेजॉन ने अपना पूरा एक डिलीवरी सिस्टम बना रखा है। अब अगर अमेजॉन को बहुत सारे लोगों को हायर करना पड़ेगा अगर वो इस तरीके से एक एक घर तक डिलीवरी पहुंचाते हैं, लेकिन वहीं पे अगर ये ऐसे 2-2 किलोमीटर के एरिया में जो ये स्टोर ओनर होते हैं इनसे पार्टनरशिप कर लेते हैं, जिसमें आई हैव स्पेस प्रोग्राम है, इसका मतलब कि मेरे पास जगह है और आप अपना जो सामान है वो मेरे यहाँ पर रख सकते हैं और मैं उन्हें डिलीवर करूँगा, इसका मतलब ये है। तो
ये जो स्टोर ओनर होंगे ये क्या करेंगे कि ये सामान लेंगे और वहाँ से अगर किसी व्यक्ति को चाहिए तो वो वहाँ से पिकअप कर सकता है और उसके साथ ही ये डिलीवरी की सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो अमेजॉन लॉजिस्टिक्स जो है वो इस तरीके का कार्य कर रहा है और ये जो प्रोग्राम है ये काफ़ी सफल होता हुआ दिख रहा है। अब हम यहाँ पर अगर अमेजॉन की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अमेजॉन के फाउंडर कौन थे, जेफ बिजोस। ये जो जेफ बिजोस हैं ये फिलहाल अमेजॉन के सीईओ भी हैं और यही अमेजॉन के फाउंडर थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अमेजॉन की स्थापना कब की गई थी, व्हेन इट वाज फाउंडेड, तो इट वाज फाउंडेड ऑन 5 जुलाई 1994। तो ये बहुत नया नहीं है। अगर आपको एग्जाम में ऑप्शंस दिए जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप सन 2000 के बाद का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि अमेजोन तो नया नया ही आया है, लेकिन इसकी शुरुआत 1994 में की जा चुकी थी। इसके बाद में हमारी नेशनल अफेयर्स में हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, वो है मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव बाय गूगल। तो गूगल जो कि एक टेक्नोलॉजी गेंट है, उनके द्वारा एक इनिशिएटिव चालू किया गया है, मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग। ये इनिशिएटिव किसके लिए है? तो ये इनिशिएटिव है स्मॉल और लोकल बिजनेस जो होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। तो अभी कोविड के समय में क्या देखा गया कि बिजनेस जो है उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। तो बड़ी बड़ी कंपनियों को तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन वो उनकी भरपाई कर सकती हैं। लेकिन जो स्मॉल और लोकल बिजनेस होते हैं, छोटे छोटे स्टोर होते हैं, उनके पास में ज़्यादा पैसा नहीं होता है और उनको अभी कोविड-19 के समय, इस महामारी के चलते, इस पैंडेमिक के चलते जो नुकसान हुआ है उससे उन्हें उभारने के लिए और उनकी मदद करने के लिए गूगल ने एक इनिशिएटिव चालू किया है, मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग। इस इनिशिएटिव का नाम आपको याद रखना है और ये याद रखना है कि इसकी शुरुआत गूगल के द्वारा की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोगो गूगल ने इसके संबंध में लॉन्च किया है। तो इसके चलते क्या होगा कि आप जो छोटे छोटे बिजनेस हैं अपने आसपास, उनके बारे में सर्च कर सकेंगे और वहाँ से खरीदारी कर सकेंगे। तो अभी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आप ये देखते हैं कि आपके जो आसपास के स्टोर्स होते हैं उनके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन अगर वहीं पे कोई बड़ा मॉल है या फिर और कोई बड़ा मल्टीप्लेक्स है, कोई बड़ा कंपनी का स्टोर है, उनके बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ईजिली उनसे रिलेटेड रेटिंग है या फिर वहाँ पर आपको क्या क्या मिल सकता है, वो सब चीज़ें आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। तो अब गूगल ये इनिशिएटिव कर रहा है कि लोगों की हेल्प लेकर ये जो छोटे छोटे बिजनेस हैं इनको रेटिंग दी जाएगी। जो आपके आसपास के किराना स्टोर होते हैं, वेजिटेबल वेंडर होते हैं, जो कि इस पैंडेमिक में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सफ़र किया है, वो उन्हें सपोर्ट करेगा। और इस तरीके का काम करने के लिए और ये जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं इनकी डिजिटल प्रेजेंस बढ़ाने के लिए, डिजिटल प्रेजेंस का मतलब है कि आप ऑनलाइन भी इन्हें सर्च कर सकें, तो उसके लिए गूगल के द्वारा ये इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। और इसके चलते गूगल ने सभी लोगों को बोला है कि वो अपने आसपास के जो किराना स्टोर हैं, जो वेजिटेबल वेंडर है, उनके संबंध में रेटिंग प्रदान करें, उनके संबंध में रिव्यू दे ताकि इसे बढ़ावा दिया जा सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लोकल स्टोर है इनके बारे में रिव्यू देने की, रेटिंग की और प्रमोट करने की बात गूगल के द्वारा की गई है ताकि इनके बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सके और इनकी जो डिमांड है वो बढ़ सके। आपको पता है आप अपने पास के उसी स्टोर में जाएंगे जहाँ की रेटिंग अच्छी होगी, जहाँ के रिव्यू अच्छे होंगे। तो इस तरीके से इनकी जो डिमांड है, इनकी जो मांग है व्यवसाय की, उसे बढ़ावा मिल सकेगा गूगल के इस इनिशिएटिव से। अब गूगल के फाउंडर कौन थे, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसके बाद में हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल कर्णकलता बरुआ। तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड का एक वेसल है जो कि हाल ही में कलकत्ता में कमीशन किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। तो इसे बनाया गया है कलकत्ता बेस्ड गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स के द्वारा, GRSE के द्वारा बनाया गया है, जो कि कलकत्ता में है। ये GRSE क्या है? तो ये GRSE एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है डिफेंस से संबंधित, और इस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के द्वारा इस वेसल को बनाया गया है। और इस वेसल को इस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने इंडियन कोस्ट गार्ड को दे दिया था और अब कोस्ट गार्ड ने इसे कलकत्ता में नियुक्त कर दिया है। ये वेसल क्या करेगा? ये पेट्रोलिंग के लिए यूज़ किया जाता है मुख्य रूप से। इस वेसल की अगर हम बात करें तो इस वेसल की लंबाई है 49 मीटर, यहाँ आप देख सकते हैं। और इसे डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है ताकि ये हाई स्पीड में चल सके और साथ ही ये हाई स्पीड में इन्फ्लेटेबल बोट जो होती है RIB और साथ ही एक जेमिनी बोट को अपने साथ में लेकर चल सके, जिससे जो बोर्डिंग सर्च होते हैं, सर्च ऑपरेशंस जो होते हैं, साथ ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन समुद्र में किए जाते हैं, अगर कोई शिप खो जाती है या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई मछुआरा जो है वो यहाँ पर समस्या में होता है, वो खो जाते हैं या फिर वो पानी में डूब जाते हैं, तो ये जो वेसल्स होती है इनके द्वारा यहाँ पर सर्च ऑपरेशन
ऑपरेशन किए जाते हैं, साथ ही इनके द्वारा पेट्रोलिंग की जाती है। पेट्रोलिंग ये देखने के लिए की जाती है कि यहाँ पर कोई पायरेसी नहीं हो रही हो, समुद्री डकैती के कोई जो इंसिडेंट है वो नहीं हो रहे हो। तो इसके संबंध में इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो पेट्रोलिंग भी करता है और साथ में इनके द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं। तो उसमें इस वेसल का उपयोग किया जाएगा। इस वेसल का नाम आपको ध्यान होना चाहिए और ये कहाँ पर कमीशन किया गया है, कहाँ पर नियुक्त किया गया है, कलकत्ता में। इसके साथ ही अगर हम इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड को भारतीय तटरक्षक बोला जाता है। ये एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है मैरीटाइम से संबंधित, मतलब जो समुद्री क्षेत्र में किसी भी तरीके का कानून होता है तो उसे इन्फोर्स किया जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। जैसे भारत में जितने कानून हैं जो हमारे ज़मीनी क्षेत्र में है, मतलब अगर हमारे शहर में कोई कानून टूटता है या किसी अन्य प्रकार का अपराध होता है तो उसे पुलिस के द्वारा एनफोर्स किया जाता है। तो इसी तरीके से अगर मैरीटाइम का जो क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है, वहाँ पर कोई कानून टूटता है, कानून प्रवर्तन होता है तो उसके संबंध में एजेंसी है इंडियन कोस्ट गार्ड। साथ ही ये इंडियन कोस्ट गार्ड आर्म फोर्स से रिलेटेड एजेंसी है मरीन के लिए। साथ ही अगर वहाँ पर कोई सर्च ऑपरेशन किए जाते हैं या फिर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन किए जाते हैं तो वो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किए जाते हैं। जैसे अगर हमारे शहर में कोई गुम जाता है या कोई किसी समस्या में होता है तो वो ऑपरेशन पुलिस के द्वारा किए जाते हैं। ऐसे ही समुद्र में इस तरीके के ऑपरेशन इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किए जाते हैं। इसकी स्थापना की गई थी इंडियन कोस्ट गार्ड की कोस्ट गार्ड एक्ट के अंतर्गत 1978 में। तटरक्षक अधिनियम 1978 के द्वारा 1978 में इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना की गई थी। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अर्थात रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो रक्षा मंत्रालय इसका मूल मंत्रालय है, पेरेंट मिनिस्ट्री है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वेरियस नेशनल और इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज इन न्यूज़। समाचारों में जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व रहे, यहाँ पर हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे चरणजीत अत्रा के बारे में। चरणजीत अत्रा को एसबीआई ने अपना सीएफओ अपॉइंट किया है। सीएफओ की फुल फॉर्म है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो एसबीआई ने चरणजीत अत्रा को अपना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अर्थात मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। ये नियुक्ति की गई है 1 अक्टूबर 2020 से। तो सीबीआई की जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की पोस्ट है वो मार्च 2020 से ही खाली हो गई थी और उसके बाद में सी वेंकट नागेश्वर वो व्यक्ति थे जो इंटरिम रूप से अर्थात जो अंतरिम रूप से इस पोस्ट पर थे। इससे पहले इस पोस्ट पर थे प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार पहले एसबीआई के डेप्यूटी एमडी और सीएफओ अर्थात चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे। उसके बाद में इन्हें यस बैंक का सीईओ अपॉइंट कर दिया गया था मार्च 2020 में, जिसके बाद से एसबीआई की सीएफओ की पोस्ट पर इंटरिम रूप से सी वेंकट नागेश्वर थे। अब एक टर्म के लिए अपॉइंट किया गया है चरणजीत अत्रा को। ये जो चरणजीत अत्रा हैं ये फॉर्मर पार्टनर थे, ग्लोबल कंसल्टिंग एक फर्म है ईवाई इंडिया, उसमें इसके साथ ही ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पहले रह चुके हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के। तो यहाँ पर हमने चरणजीत अत्रा के बारे में बात की। आपको ध्यान रखना है इन्हें एसबीआई का सीएफओ अपॉइंट किया गया है। इसके साथ ही अगर हम एसबीआई के बारे में बात करें तो एसबीआई के चेयरमैन अर्थात अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए रजनीश कुमार है और एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके बाद में हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर्सनालिटी की तरफ। हमारी नेक्स्ट पर्सनालिटी है पुष्पा भावे। तो पुष्पा भावे का निधन हो गया है। पुष्पा भावे हैज़ पास्ड अवे बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग इलनेस। लंबी बीमारी के कारण इनका निधन हो गया। पुष्पा भावे है कौन? तो ये एक सोशलिस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्हें आयरन लेडी ऑफ मुंबई बोला जाता है। इन्हें मुंबई की लौह महिला बोला जाता है। आयरन लेडी ऑफ मुंबई इन्हें बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक एकेडमिशियन है अर्थात ये एक शिक्षाविद है, साथ में ये एक बुद्धिजीवी थी और इनके द्वारा आम नागरिकों के अधिकारों के लिए, कॉमन सिटीजन्स के राइट्स के लिए काफ़ी कार्य किया गया था। इसके साथ ही अगर हम इनके बारे में बात करें तो अपना जो छात्रकाल था, अपनी जो स्टूडेंट लाइफ थी, उस समय से ही ये राष्ट्र सेवा दल और डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो थे, लोकतांत्रिक आंदोलन जो थे, उनसे जुड़ी हुई थी। तो इस प्रकार से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है और अब इनकी मृत्यु हो चुकी है। इसके साथ ही इन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र से संबंधित जो आंदोलन हुआ था, संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट जो हुआ था और साथ ही गोवा लिबरेशन मूवमेंट जो हुआ था, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसमें पार्टिसिपेट किया था। अब हमने देखा कि इन्हें बोला जाता है आयरन लेडी ऑफ मुंबई बोला जाता है।
पुष्पा भावे को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में आयरन लेडी किसे बोला जाता है, हु इज कॉल्ड आयरन लेडी ऑफ इंडिया, तो आयरन लेडी ऑफ इंडिया बोला जाता है एक तो इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी जो कि हमारी पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, और इसके साथ ही आयरन चानू शर्मिला, इन्हें भी हमारे देश की आयरन लेडी बोला जाता है। तो ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं, इन्हें भारत की आयरन लेडी बोला जाता है। वहीं पे सबसे पहली आयरन लेडी कौन थी, सबसे पहले आयरन लेडी का नाम किसे दिया गया था, तो सबसे पहली आयरन लेडी थी मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर विश्व की पहली आयरन लेडी थी और विश्व की आयरन लेडी मार्गरेट थैचर को ही बोला जाता है। ये पहली प्रधानमंत्री थी, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी यूनाइटेड किंगडम की, पहली महिला प्रधानमंत्री थी ये यूनाइटेड किंगडम की, और इसी के चलते इन्हें विश्व की आयरन लेडी ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है, विश्व की लौह स्त्री बोला जाता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट सेक्शन है बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़, अर्थात बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचार। इसमें आज हम चर्चा करेंगे कि इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है किसान क्रेडिट कार्ड, किसके लिए, तमिलनाडु के जो फिशरमैन हैं, तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं उनके लिए। इस स्कीम के अंतर्गत क्या किया जाएगा कि 2 लाख रुपए तक की क्रेडिट फैसिलिटी प्रदान की जाएगी 7% के इंटरेस्ट पर, और अगर जो लोन है वो टाइम पर रीपे किया जाता है तो इंटरेस्ट सबवेंशन होगा 3% का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि इस योजनाओं की विशेषताओं में ये है कि इसमें 2 लाख तक की ऋण की क्षमता प्रदान की गई है, 2 लाख तक का ऋण दिया जा सकता है 7% की ब्याज दर पर, और 1 वर्ष की अवधि के भीतर अगर ऋण समय पर चुकाया जाता है तो 3% ब्याज का सबवेंशन दिया जाएगा। इसके साथ ही ये जो लोन है इसे वर्ष में एक बार रिन्यू कराया जा सकता है, और डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो जो है अर्थात कितनी बार लेन देन किया जाता है उसकी संख्या में इसमें कोई लिमिट नहीं है। ये लोन किस स्कीम के अंदर प्रोवाइड किया गया है, मुद्रा स्कीम के अंतर्गत। मुद्रा स्कीम के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है, मुद्रा स्कीम के अंतर्गत ये लोन प्रोवाइड किया गया है तमिलनाडु के मछुआरों को। इसके साथ ही जो बोरोवर्स होंगे, जो उधारकर्ता होंगे, उन्हें रुपए किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा। इस किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग ये एटीएम पर कर सकते हैं, मतलब क्रेडिट कार्ड का उपयोग एटीएम पर कर ये एटीएम से पैसे भी निकाल सकते हैं। साथ ही बैंकिंग करस्पॉन्डेंट पॉइंट जो है वहाँ पर इनका उपयोग किया जा सकता है, और मर्चेंट पीओएस मशीन जो होती है, मतलब आप देखते हैं क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने की जो मशीन होती है उस पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट सेक्शन है बुक्स और अवार्ड से रिलेटेड। तो आज हम कुछ बुक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बुक लॉन्च की गई है, ये एक कॉफ़ी टेबल बुक है जिसका नाम है डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम। सबसे पहले कॉफ़ी टेबल बुक का मतलब समझते हैं। तो कॉफ़ी टेबल बुक ये है, कॉफ़ी टेबल बुक में क्या होता है कि इसमें लिखने वाली चीज़ों की जगह काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स होती है, बड़े बड़े ग्राफिक्स होते हैं। तो ये बुक का नाम है डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम। इसे लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह है हमारे एक इंडियन फिजिशियन और साथ ही ये पॉलिटिशियन है। अभी ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, साथ ही ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए। तो इनके द्वारा इस बुक को लॉन्च किया है। अब आपको ध्यान रखना है कि इनने बुक लॉन्च किया है, ये बुक के ऑथर नहीं है। ऑथर कौन है हम ये भी देखेंगे। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि इस बुक को फॉरवर्ड दिए हैं अमिताभ बच्चन ने। अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, इनके बारे में हम सब जानते हैं। इनने फॉरवर्ड दिए हैं, मतलब इन्होंने बुक की शुरुआत में इस बुक के बारे में एक समरी दी है, समरी बताई है बुक की। तो ये अमिताभ बच्चन के द्वारा दी गई है, और इस बुक को पब्लिश किया है पेंगुइन पब्लिशर्स ने। पेंगुइन ने इस बुक को पब्लिश किया है। ये जो बुक है इसमें मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, और साथ ही इसमें हमारी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, अर्थात हमारे भारत का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, उस राज्य की कई चीज़ों के बारे में बात की गई है। वहाँ जो राज्य की विभिन्न जातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं, उनकी विरासत अर्थात उनकी हेरिटेज, उनका विश्वास जो है, उनका फेथ अर्थात उसके साथ ही उनके बिलीव्स अर्थात उनके जो विश्वास हैं, और जो ट्रेडिशन है अर्थात उनकी जो परंपराएं हैं, उन सब के बारे में एक प्रकार का आकर्षक संकलन है इस बुक के अंतर्गत। और उन सभी डिफरेंट एथनिक ट्राइब जो हैं और सब ट्राइब जो हैं उनके बारे में इस बुक में बताया गया है। इस बुक के ऑथर हैं पद्मपनी बोरा। पद्मपनी बोरा एक आईएफएस ऑफिसर हैं, आईआरएस ऑफिसर हैं 2009 बैच के। इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर हैं ये 2009 बैच के। लेकिन आईआरएस ऑफिसर होने के बावजूद भी इन्होंने क्या किया, एक ऑथर के रूप में खुद को उभारा है, और साथ ही जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का सब्जेक्ट है वहाँ पर इसने
इन्होंने स्पेशलाइजेशन प्राप्त किया है, वहाँ पर इन्होंने काफ़ी बारीकी से अध्ययन किया है और उस क्षेत्र को ये अच्छे से दर्शाते हैं अपनी ऑथर जो बुक है उसमें। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट बुक के बारे में आज चर्चा करेंगे, उसका नाम है अनफिनिश्ड। अनफिनिश्ड बुक है प्रियंका चोपड़ा जोनस से संबंधित। तो प्रियंका चोपड़ा आपको पता है ये एक बॉलीवुड अभिनेत्री है जो कि अब हॉलीवुड में जा चुकी है और इनकी मैरिज हुई थी निक जोनस से। तो ये प्रियंका चोपड़ा जोनस ने एक बुक निकाली है अनफिनिश्ड, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये बुक लॉन्च हुई है यूएसए में और इंडिया में ये लॉन्च होगी 19 जनवरी 2021 को। इस बुक को लेकर यूएसए में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखा गया, तो आपको इस बुक का नाम ध्यान रखना है। और इसे पब्लिश किया है पेंगुइन रैंडम हाउस ने। इस बुक में क्या है, तो ये एक तरीके से संस्मरण है, मेमोरियर है प्रियंका चोपड़ा का, और उसमें इन्होंने अपनी जो बॉलीवुड से रिलेटेड जर्नी है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में उनकी जो सक्सेस है उसके बारे में बताया है। साथ ही इन्होंने ऑनेस्टली बताया है कि एक अभिनेत्री के रूप में, एक एक्टर के रूप में इन्हें किस तरीके के चैलेंजेस देखने पड़े, इनका करियर कैसा था इंडिया और हॉलीवुड दोनों ही जगह पर। तो उनके बारे में इन्होंने इस बुक में डिटेल में बताया है। यहीं पे अगर हम प्रियंका चोपड़ा के बारे में बात करें तो प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड रह चुकी है वर्ष 2000 में। इसके साथ ही प्रियंका चोपड़ा को ऑनर मिला है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड अर्थात यूनिसेफ से। इन्हें मिला है यूनिसेफ का डैनी काय ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। तो डैनी काय ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड क्या है? डैनी काय ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ह्यूमैनिटी से रिलेटेड अर्थात मानवता से रिलेटेड एक अवार्ड है जो कि यूनिसेफ द्वारा दिया जाता है। इस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड को डैनी काय ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये डैनी काय एक अमेरिकन एक्टर थे जिन्हें पहली बार यूनिसेफ के द्वारा सन 1954 में फर्स्ट गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था। पहला गुडविल अर्थात सद्भावना राजदूत इन्हें अपॉइंट किया था यूनिसेफ के द्वारा। तो पहले यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर कौन थे? डैनी काय, और इनके नाम पर डैनी काय ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड बना है जो कि प्रियंका चोपड़ा को मिल चुका है। इसके साथ ही प्रियंका चोपड़ा वर्ष 2006 से यूनिसेफ के साथ में जुड़ी हुई है और प्रियंका चोपड़ा को भी गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया था यूनिसेफ ने वर्ष 2010 में, अगस्त 2010 में, और साथ ही दिसंबर 2016 में। यहाँ पर हमने ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड के बारे में बात की तो आपको पता है कि यूएन ने हाल ही में एक और बॉलीवुड अभिनेता को इस तरीके का ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया है। उन्होंने महामारी के समय में, पैंडेमिक के समय में जो काम किया उससे रिलेटेड। तो आपको उनका नाम बताना है कमेंट सेक्शन में कि किस अभिनेता को ह्यूमैनिटी से रिलेटेड यूएन का अवार्ड हाल ही में मिला है। इसके बाद में प्रियंका चोपड़ा को भारत में पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है 2016 में। पद्मश्री जो है वो भारत का चौथे नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, चौथे नंबर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन है इम्पॉर्टेंट डेज। तो आज 5 अक्टूबर है। आज 2020 में आज के दिन मनाया जा रहा है वर्ल्ड हैबिटेट डे अर्थात विश्व पर्यावास दिवस। तो ये हर साल 5 अक्टूबर को नहीं मनता है, हर साल ये मनता है फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को। इस बार 2020 में अक्टूबर का पहला मंडे 5 अक्टूबर को आया है, इसलिए आज वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है ये मनता है फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को। इसे सबसे पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अर्थात संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1985 में बनाया था। 1985 में इसे डिक्लेयर किया गया था। तो ये जो डे है इसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अर्थात संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1985 में डिक्लेयर किया गया था और उसे सबसे पहले मनाया गया था 1986 में। 1985 में डिक्लेयर हुआ था, 1986 में इसे मनाया गया था। 1986 में जब नैरोबी में ये मनाया गया था तो 1986 में इसकी थीम थी शेल्टर इज़ माई राइट। तो ये जो वर्ल्ड हैबिटेट डे है ये इसलिए मनाया जाता है ताकि ह्यूमैनिटी के जो बुनियादी अधिकार हैं उनको मान्यता दी जा सके। ह्यूमैनिटी के बुनियादी अधिकार क्या हैं कि हर व्यक्ति को पर्याप्त आवास प्राप्त होना चाहिए, हर व्यक्ति को एडिक्वेट शेल्टर मिलना चाहिए, सभी के पास में रहने का स्थान होना चाहिए ताकि जो ग्रेस रूट एक्शन है उसे बढ़ावा दिया जा सके और पुअर्टी हाउसिंग को ख़त्म किया जा सके अर्थात गरीबी के आवास को समाप्त किया जा सके और सभी को रहने की सुविधा प्रदान की जा सके। अगर हम इसके संबंध में डाटा देखें तो ये देखा जाता है कि करीब 1.8 बिलियन लोग ऐसे हैं हमारे विश्व में जो कि स्लम्स में रहते हैं, जो कि झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, और इसके अलावा 3 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास में बेसिक
हैंड वॉशिंग फैसिलिटी नहीं है। और आप अभी के समय में देख रहे हैं कि हैंड सैनिटाइजेशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है पैंडेमिक के समय में, लेकिन करीब 3 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास में हैंड वॉशिंग फैसिलिटी तक नहीं है। तो इस तरीके के लोगों को होमलेसनेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसका सामना करना पड़ता है, और इन लोगों को सिटीज़ में घर नहीं मिलता है, जिससे क्या है कि जो ह्यूमैनिटी के बेसिक राइट है, मतलब रहने का जो अधिकार है वो सबसे बेसिक है। सभी को एक घर में रहने का अधिकार है, एक पक्के मकान में रहने का अधिकार है, वो लोगों को प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। इसी के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए और एनकरेज करने के लिए कि सभी को रहने का अधिकार प्राप्त हो, शेल्टर प्राप्त हो, उसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहला थीम थी शेल्टर इज माई लाइफ। अभी 2020 में वर्ल्ड हैबिटेट डे की थीम रखी गई है हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर, सभी के लिए आवास एक बेहतर शहरी भविष्य। तो आज है 5 अक्टूबर और आज वर्ल्ड टीचर्स डे है। इसके बारे में हमने आज का जो दिस डे इन हिस्ट्री का सेशन था उसके बारे में भी चर्चा करी थी। आज मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे, तो आपको ध्यान रखना है ये वर्ल्ड टीचर्स डे है। इसके अलावा एक होता है नेशनल टीचर्स डे, तो नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है 5 सितंबर को। डेट याद रखने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, डेट सेम ही है। 5 सितंबर अगर मंथ आ जाता है तो वो नेशनल टीचर्स डे है, और 5 अक्टूबर आ जाता है तो वो वर्ल्ड टीचर्स डे अर्थात विश्व शिक्षक दिवस है। तो इसे सबसे पहले 1994 के बाद से विश्व स्तर पर इसे मनाया जाने लगा है। ये एक तरीके से दुनिया भर में शिक्षण का जो पेशा है, टीचिंग का जो ओकेजन है, उसे सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है, ताकि उनके द्वारा जो उपलब्धियां प्राप्त हुई है, उनकी जो आवाज़ है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया जा सके और वैश्विक प्राप्ति के प्रयासों के संबंध में उनके लिए कार्य किया जा सके, और ग्लोबल एजुकेशन के जो टारगेट हैं उसे बढ़ावा दिया जा सके, और ये सुनिश्चित किया जा सके कि ग्लोबल एजुकेशन जो है, शिक्षा का जो क्षेत्र है, उसमें कोई भी पीछे ना रहे। तो अभी 2020 में जब हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, और शिक्षक अभी के समय में किसी जो ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाते थे एक क्लास के अंदर वो पॉसिबल नहीं है, तो जो टीचर्स हैं उनको अपने पढ़ाने का तरीका चेंज करना पड़ रहा है। लेकिन इस समय में भी ये जो शिक्षक हैं इनके द्वारा ये देखा जा रहा है कि ये संकट के समय में आगे आ रहे हैं, क्राइसिस में ये आगे आ रहे हैं, और ये शिक्षा को अभी भी बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि फ्यूचर किस तरीके का होगा, और उस तरीके से शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि संकट के समय में भी जो फ्यूचर है उसे री इमेजिन किया जा सके और उसे डेवलप किया जा सके। तो आज है वर्ल्ड टीचर्स डे। आज के दिन 1966 में स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन टीचिंग पर्सनल के संबंध में एक रिकमेंडेशन दी गई थी 1966 में, और अडॉप्ट किया गया था 1997 में, और इसी के चलते 1994 में इससे पहले वर्ल्ड टीचर्स डे को विश्व स्तर पर मनाया जाने लगा था। ये जो रिकमेंडेशन दी गई थी ये ILO और यूनेस्को के द्वारा दी गई थी कंसर्निंग द स्टेटस ऑफ टीचर्स। इसके बाद में हमारे यहाँ पर करंट अफेयर्स खत्म होते हैं और अब हम स्टैटिक पोर्शन की तरफ चलते हैं। जैसे कि हम रोज कुछ स्टैटिक पोर्शन के बारे में चर्चा करते हैं, तो आज हम बात करेंगे बुद्धिज्म के बारे में। तो बुद्धिज्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे जो आपके लिए याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बौद्धिज्म और जैनिज्म ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिससे एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले बुद्धिज्म अर्थात बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन थे? तो गौतम बुद्धा बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं तो आपको याद रखना है गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पर है? तो लुम्बिनी अभी नेपाल में है। इसके बाद में जो गौतम बुद्धा थे उनका ओरिजिनल नाम, उनका मूल नाम था सिद्धार्थ, और पिता थे वो कपिलवस्तु के राजा थे। कपिलवस्तु एक स्थान है और वहाँ के राजा थे सुद्धोधन, उनके पुत्र थे सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, ये स्थान आपको याद रखना है। और इसके अलावा इनके द्वारा अपना जो पहला उपदेश दिया गया था, पहला सरमन जो था वो था सारनाथ में। अब बोध गया जहाँ पर इनको एनलाइटनमेंट मिला था वो कहाँ पर है? तो बोध गया बिहार में है, और सारनाथ जहाँ पर इन्हें अपना पहला उपदेश दिया था, फर्स्ट सरमन दिया था, वो है उत्तर प्रदेश में। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बोध गया है बिहार में और सारनाथ है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर बौद्धिज्म धर्म जो है वो स्पेशली यूपी और बिहार के जो स्टेट एग्जाम है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आप हर एग्जाम में देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में
स्टेट ऑफ बिहार जो है, बिहार राज्य जो है, उसका नाम बिहार कैसे आया? तो बिहार आया है एक बुद्धिस्ट शब्द से, विहारा। विहारा जो है वो बुद्ध के द्वारा उन स्थानों को बोला जाता था जहां पर बौद्धिस्ट मॉन्क जो हैं, बुद्ध भिक्षुक जो हैं, वो रहते थे। बौद्धिस्ट मॉन्क के जो आवासीय स्थान होते थे उन्हें विहारा बोला जाता था, जिस पर बिहार राज्य का नाम बिहार पड़ा है। इसके साथ ही बुद्धिस्ट कैलेंडर जो है, बौद्ध कैलेंडर जो है, उसका पहला दिन है बैसाखी पूर्णिमा। इसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। और ये जो बुद्ध पूर्णिमा है, ये बुद्ध के जन्म, ज्ञान और निधन तीनों का प्रतीक है। ये बुद्ध के बर्थ, एनलाइटनमेंट और पासिंग अवे ऑफ बुद्ध तीनों का सिंबल है। इसके साथ ही भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर मैक्सिमम नंबर में, अधिकतम संख्या में बुद्ध रहते हैं? तो वो है महाराष्ट्र, ये ध्यान रखना है। और विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा संख्या में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, बुद्ध जनसंख्या है? तो वो है चीन। अब अगर हम बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो अब तक कुल 6 बौद्ध परिषद हो चुकी है, 6 बुद्धिस्ट काउंसिल हो चुकी है। तो सबसे पहली काउंसिल जो हुई थी वो गौतम बुद्ध के मृत्यु के, गौतम बुद्ध की डेथ के तुरंत बाद हो गई थी। इसके बाद में जो दूसरी काउंसिल हुई थी वो उनकी मृत्यु के लगभग 100 सालों के बाद में हुई थी। तीसरी काउंसिल हुई थी एम्परर अशोक जो थे, सम्राट अशोक जो थे, उनके शासनकाल में। ये हुई थी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। इसके बाद में चौथी काउंसलिंग हुई थी किंग कनिष्क के काल में, राजा कनिष्क के शासनकाल में, और ये हुई थी 100वीं ईस्वी के आसपास में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कौन कौन के से राजा के शासनकाल के दौरान बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ये आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद में बर्मा में, मंडले में बुद्धिज्म काउंसिल हुई थी, और साथ में 1954 से 1956 के बीच में रंगून जो कि बर्मा में है, वहाँ पर बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। तो 6 बुद्धिस्ट काउंसिल हो चुकी है। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। तो सबसे बड़ा बुद्धा का स्टैचू कहाँ पर है? सबसे बड़ा जो टॉलेस्ट स्टोन बुद्धा स्टैचू है दुनिया में, वो है चीन में। इसे बोला जाता है लैशान गेंट। ये आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं। तो ये स्टोन बुद्धिस्ट स्टैचू है, दुनिया की सबसे ऊंची पत्थर की बुद्ध प्रतिमा है। इसके बाद में दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल कौन सा है, बौद्ध मंदिर कौन सा है दुनिया का सबसे बड़ा? तो इस टेम्पल का नाम है बोरोबुदुर मंदिर। ये है जावा, इंडोनेशिया में। तो स्थान का नाम याद रखना है और मंदिर का नाम याद रखना है। अब अगर हम बोरोबुदुर मंदिर के बारे में बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो बोरोबुदुर मंदिर है, ये दुनिया के जो 7 वंडर्स हैं, 7 अजूबे हैं, उनमें से एक है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के द्वारा दिए गए हैं। इसके अलावा जो बुद्ध के पिछले जन्म की, प्रीवियस लाइफ की जो कहानियाँ हैं, जो टेल्स हैं, उन्हें बोला जाता है जातक। तो इसमें ये बताया है कि बुद्ध का जब एक ह्यूमन के रूप में, एक इंसान के रूप में जब उनका अवतार आया था, उससे पहले पिछले जन्म में उनकी जो कथाएं हैं उन्हें जातक कहा जाता है। बुद्ध के संबंध में 2 सेक्ट हैं, 2 संप्रदाय हैं बुद्ध धर्म के, बौद्धिज्म के। इन 2 संप्रदायों का नाम है महायान और हीनयान। तो अगर आपसे पूछा जाता है महायान और हीनयान कौन से धर्म से संबंधित हैं, तो याद रखना है बौद्ध धर्म से संबंधित है। आप कई बार इसमें जैन धर्म को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना है ये बौद्ध धर्म से संबंधित 2 सेक्ट हैं। तो हमारा यहाँ पर आज का डिस्कशन खत्म होता है करंट अफेयर्स का और स्टैटिक सेक्शन का। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। तो कल का जो करंट अफेयर्स की सेशन था उसमें जिन लोगों ने सही जवाब दिया है उनके नाम हैं विक्की, ज्ञान रंजन साहू और सुदीक्षा सैलियान। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एकदम सही जवाब दिया है। और अभी भी आपको कोशिश करनी है कि आप इस क्विज का भी एकदम सही आंसर दें, और जिनका नाम आज नहीं आया उनको कोशिश करनी है कि आप इसका एकदम सही आंसर दें और नेक्स्ट सेक्शन में आपका नाम लिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, Recently, which e-commerce has launched a new fulfillment center in Tamil Nadu as a part of strengthening its network in the state? Amazon, Flipkart, eBay या Myntra? नेक्स्ट क्वेश्चन है, Amazon इंडिया जो कंपनी है उसने किस राज्य में अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए नया पूर्ति केंद्र शुरू किया है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। नेक्स्ट है, गूगल ने पूरे देश में छोटे और स्थानीय व्यवसायों की मदद के लिए भारत में एक पहल शुरू की है। इस पहल को क्या कहा जा रहा है? मेक स्मॉल पावरफुल, मेक बिजनेस पावरफुल, मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग, मेक एवरीवन स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है, विच इज द पेरेंट मिनिस्ट्री फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड?
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अर्थात गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अर्थात विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अर्थात रक्षा मंत्रालय या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अर्थात वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द आयरन लेडी ऑफ मुंबई? मुंबई की लौह महिला किसे कहा जाता है? पुष्पा भावे, इरोम चानू शर्मिला, मार्गरेट थैचर या इंदिरा गांधी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम शीर्षक से कॉफी टेबल बुक जो लिखी गई उसके लेखक कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पद्मपाणी बोरा, पुष्पा भावे या मनीष सिसोदिया? प्रियंका चोपड़ा वॉज अपॉइंटेड एज द डैश एम्बेसडर फॉर चाइल्ड राइट बाय यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड अर्थात यूनिसेफ इन 2010 एंड दिसंबर 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सोमवार को, अक्टूबर के पहले मंगलवार को, सितंबर के पहले सोमवार को या अक्टूबर के अंतिम सोमवार को? आखिरी क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? सुमात्रा इंडोनेशिया में, बीजिंग चीन में, जावा इंडोनेशिया में या फिर लुम्बिनी नेपाल में? तो चलिए एक बार रिवीजन करते हैं कि आज हमने क्या क्या टॉपिक के बारे में डिस्कस किया। तो हमने आज सबसे पहले अमेजॉन इंडिया ने जो एक फुलफिलमेंट सेंटर लॉन्च किया है तमिलनाडु में, उसके बारे में चर्चा करी। इसके साथ ही हमने यहाँ पर आई हैव स्पेस प्रोग्राम के बारे में देखा। इसके बाद में हमने मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव देखा गूगल का। इसके बाद में हमने इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक वैसल नियुक्त किया है कर्णकलता बरुआ, उसके बारे में चर्चा करी। इसके बाद में हमने नेक्स्ट पर्सनैलिटी में देखा चरणजीत अत्रा को, जो इनको सीएफओ बनाया है एसबीआई ने। इसके बाद में हमने चर्चा करी पुष्पा भावे की, जो कि एक सोशलिस्ट लीडर थी। इसके बाद में हमने इंडियाना बैंक के संबंध में देखा कि उन्होंने रुपए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च की है तमिलनाडु के फिशरमैन्स के लिए, तमिलनाडु के मछुआरों के लिए। इसके बाद में हमने कुछ बुक्स के बारे में चर्चा करी, जिसमें एक कॉफी टेबल बुक जिसका टाइटल था डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम, और इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा की बुक अनफिनिश्ड के बारे में हमने डिस्कस किया। साथ ही हमने वर्ल्ड हैबिटेट डे के बारे में चर्चा करी और साथ ही वर्ल्ड टीचर्स डे के बारे में हमने डिस्कस किया। स्टैटिक सेक्शन में हमने बुद्धा के बारे में चर्चा करी थी। तो यहाँ पर हमारा आज का करंट अफेयर्स जो है वो खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप यू लाइक द सेशन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।